हाँ तो बच्चों, जो अभी हम वीडियो सुन रहे थे उसमें तकनीकी खराबी के कारण मैं जो आपको अगली प्रवृत्ति के बारे में जो 10वीं थी प्रवृत्ति हमने लिखी है, आपके वीडियो स्क्रीन पर भी आ रही है। द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ मैं समझा रही थी आपको, और इसी बीच कोई तकनीकी खराबी हो गई, इसके कारण ये पॉइंट मैं पूरा नहीं कर पाई। तो अब इस वीडियो में मैं यह वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि पूर्व में हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो ध्रुव थे वो दो ध्रुव बन गए थे, या दो विचारधाराएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। एक साम्यवादी विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था, और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था। परंतु यहाँ पर यह भी देखा गया बच्चों कि सोवियत संघ और चीन दोनों ही साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे, परंतु दोनों का ही एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था, दोनों ही अविश्वास में थे। और यहाँ पर सोवियत संघ के तो नहीं साथ, परंतु अमेरिका के साथ चीन की निकटता देखी जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में थे। और तो और एशिया में भी भारत है, चीन है और जापान है, ऐसे देश भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की, उस पर दबाव बनाने की क्षमता का विकास करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। या कह सकते हो कि एशिया में भारत, चीन, जापान जैसे राष्ट्र अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगे थे। साथ ही आप देख सकते हो कि मध्य पूर्व में जो तेल उत्पादक देश हैं वह भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर दबाव या प्रभाव डालने लगे थे। तो इस प्रकार हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्विध्रुवीय थी, यानी एक ध्रुव अमेरिका का और दूसरा सोवियत संघ का, वरन समय समय पर भारत, चीन, मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देश, जापान आदि ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाला है या अपना दबाव बनाया है। या आप कह सकते हो कि अब वो राष्ट्र इतने सक्षम थे कि इन दो ध्रुवों को भी प्रभावित करने लगे थे, और इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह प्रवृत्ति नए रूप में सामने आई कि द्विध्रुवीय न होकर बहुकेंद्रवाद की तरफ बढ़ रही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय के राजनीति के पावर सेंटर सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ नहीं रह गए थे, वरन भारत, चीन, जापान, मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देश भी बन रहे थे। अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करें बच्चों, तो वह है कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अब नव स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। यहाँ यानी इस महाद्वीप से अब अधिकतर राष्ट्र आज़ाद होने लगे थे, संप्रभु रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने लगे थे। और बच्चों, चूँकि अधिकाधिक संख्या में इन महाद्वीपों से राष्ट्र आज़ाद हो रहे थे, तो एक तरह से बाकी महाशक्तियों की तुलना में इनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ रही थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन सभी देशों को एक नया नाम दिया गया, या एक नई टर्म के रूप में पहचान मिली, वह थी तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रूप में अब इन देशों को पहचाना जाने लगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये महाशक्तियों की तुलना में ये राष्ट्र ज़्यादा थे, और यही संख्या इनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने और उस पर दबाव बनने का एक अहम कारण बनी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में सामने आया कि तीसरी दुनिया के देश अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के साथ साथ अपने महत्व में, अपनी भूमिका में बढ़ोतरी कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, या इनकी भूमिका और इनके महत्व में बढ़ोतरी हुई थी। अगली जो प्रवृत्ति है बच्चों वो है कि उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष की शुरुआत। उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष की शुरुआत। सामान्यतः उत्तर का जो प्रतिनिधित्व या उत्तर के जो सिंबॉलिक राष्ट्र है वो
विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, और दक्षिण के सिंबॉलिक राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्र माने जाते हैं। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ को उत्तर के राष्ट्रों में, उत्तर में, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम दक्षिण में देख सकते हैं या मान सकते हैं। और उत्तर के राष्ट्र, जैसा कि मैंने कहा, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हर तरह से समृद्ध, उन्नत, विकसित और औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी सक्षम राष्ट्र थे। और अब उन्होंने दक्षिण के राष्ट्रों को वहाँ पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, उसके लिए सहायता सहयोग देने हेतु अपने दबाव में लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नए उपनिवेशवाद की शुरुआत हो रही थी बच्चों, जिसको कि नव उपनिवेशवाद कहा गया। अर्थात आर्थिक शोषण के जरिए अब ये उत्तर वाले उन्नत, विकसित, समृद्ध राष्ट्र दक्षिण के विकासशील, कमज़ोर, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो अभी अभी आज़ाद राष्ट्र थे, जिनको अपने यहाँ पर विकास के लिए इन बड़े राष्ट्रों की ओर देखना पड़ रहा था, इनकी प्रभाव में या दबाव में आ रहे थे। और फलस्वरूप दोनों के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में एक तरह से एक संघर्ष, एक तनाव में भी बढ़ोतरी देखी जाने लगी थी। अगली जो प्रवृत्ति है, जो शायद एक बहुत अहम प्रवृत्ति हम मान सकते हैं बच्चों, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय और उसका बढ़ता हुआ परिवार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की यदि कुछ प्रमुख घटनाओं की हम बात करें और उनमें भी एक अहम घटना की बात करें, तो वह था संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 1945 में। सबको पता है आपको, 24 अक्टूबर 1945 को यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, उसको बढ़ावा देना, उसके लिए यथासंभव सहयोग करना। द्वितीय विश्व युद्ध से त्रस्त सभी देशों की यह मंशा थी, उनकी यह इच्छा थी कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सके, और इसको ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों, तो इसकी सदस्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 51 थी, 51 थी। परंतु धीरे धीरे इसकी भूमिका, इसके योगदान, इसके महत्व ने इसकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी की है कि आज इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है। और ये निरंतर बढ़ती सदस्य संख्या इस संगठन के महत्व को, इसकी भूमिका को, इसके योगदान को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी सक्रियता को अपने आप स्पष्ट करने वाली है, इसकी सक्रियता का प्रमाण देने वाली है। तो बच्चों, इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो हमने देखी, पढ़ी। मुख्य रूप से यदि मैं इन सब में से जो विशेष प्रवृत्तियों की बात करूं, तो वो थी 2 महाशक्तियों का प्रादुर्भाव, शीत युद्ध की शुरुआत और यूएनओ की स्थापना। अहम, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, उसके रूप में हम इन तीनों का नाम ले सकते हैं या बतला सकते हैं। तो बच्चों, अब अगली जो अपनी ई क्लास होगी उसमें हम इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।